हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा चैनल। दोस्तों, आज हम लुकअप और रेफरेंस के कुछ फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर डेट एंड टाइम के फंक्शंस को पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, साथ ही साथ हमने टेक्स्ट फंक्शंस को भी हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिया। ये पूरा मैंने ख़त्म कर लिया, ये पूरा हमने ख़त्म कर लिया। अब आते हैं हम लोग किस में, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस के ओर। तो गाइज़, जो जो हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और कमेंट कर ले, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो या नए नए वीडियोस आपको मिलती जाएं और आप टेक्नोलॉजी से जुड़ते रहें, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए आपको। ठीक है, ऐसे ही आशा करता हूं कि आप प्यार बरसाते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो आपके साथ मैं लाता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, आज जो मैंने शीट तैयार की है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस के लिए है। लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस में देखिए हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग लुकअप और रेफरेंस फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो पहले हमें सीखना होगा लुक अप और रेफरेंस होता क्या है। ठीक है ना, लुकअप और रेफरेंस क्या होता है। देखिए गाइस, बिल्कुल याद रखना, आपको याद रखना है कि रेफरेंस फंक्शंस जो होते हैं, रेफरेंस जो होता है किसी भी सेल की वैल्यू को लेने के लिए हम उसकी वैल्यू को डायरेक्टली ना लें, हम किसी रेफरेंस के थ्रू लें उसको, वो उसका रेफरेंस कहलाता है। जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज या C++ में पॉइंटर्स में हम लोग सीखते थे। तो पहला फंक्शन है जो हमारा है, पहला फंक्शन है एड्रेस फंक्शन। एड्रेस फंक्शन का जो यूज़ किया जाता है वो किसी भी देखिए किसी भी एरे के अंदर या किसी भी सेल का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। देखिए एड्रेस भी अलग अलग तरीके से होते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेस भी होता है और सेल एड्रेस भी होता है। तो देखिए हम यहाँ पर एड्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी टेबल है जिसमें लोकेशन है और कन्फर्म है, रिकवर और डेथ है। मैं यहाँ पर कोरोना वायरस के लिए बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश, झांसी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली के लिए कुछ केसेस के लिए मैंने यहाँ पर स्टडी करके लिख रखा है यहाँ पर कि कितने केसेस आए हुए हैं, कन्फर्म केसेस हैं, कितने रिकवर्ड केसेस हैं और उनकी डेथ कितने की हो चुकी है, वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दर्शाया गया। तो गाइस, इस टेबल से मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस मैं फाइंड आउट करके ला सकूं, यानी किसी एड्रेस को हम इंडिकेट करें और उसका सेल एड्रेस हमारे पास आ जाए, ऐसा हमें करना है यहाँ पर। तो देखिए एड्रेस फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू एड्रेस लगाना है। एड्रेस लगाने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपको पहला जो आर्ग्यूमेंट मिलेगा वो होता है रो वैल्यू। आप रो वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर हमने रो वैल्यू जो दी है 7 दी है। ठीक है ना, तो रो वैल्यू 7, ये वाली जो रो है ये 7th रो है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, 7th रो दी है, सेकेंड कॉलम दिया हुआ है, सेकेंड कॉलम मतलब बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 दिया है, ये एब्सोल्यूट नंबर के लिए है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट नंबर के लिए। और ये जो 1 दिया हुआ है ये उसका टाइप है कि किस तरह से हमें एड्रेस को लेकर आना है। ठीक है, जब हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पर डॉलर और $7 दिया हुआ है, ये B7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर किसको, B7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 की जगह 3 ले लेते हैं तब क्या होगा, तो देखिएगा C7 रिप्रेजेंट करने लगा, क्योंकि अब कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की जगह 3 हो चुकी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसको मैं अगर 2 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो पहले डॉलर से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ एड्रेसिंग क्या हो गई, डॉलर हट के $7 हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर मैं 3 करता हूँ तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, $B7, यानी डॉलर लगा हुआ है, डायरेक्ट B7 लगा हुआ है। और चौथी जो एड्रेसिंग हो गई वो क्या हो गई, B7 डायरेक्टली आ गया। तो हम तीनों तरीके से यूज़ कर सकते, किसी एड्रेस को हमें यूज़ करना है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, $7 भी हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी पर ही हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा हम $B7 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट B7 भी लिख सकते हैं और B7 यानी इक्वल्स टू देना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो B7 दे सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम क्या दे सकते हैं, नेक्स्ट जो है वो है $7 भी दे सकते हैं। तो ये चारों तरीके हैं, क्या होते हैं, क्या क्या किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये है टाइप है कि किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 पैरामीटर मिलते हैं। इनका दूसरा टाइप होता है कि किस प्रकार, यानी ABC से जनरेट कराना है, रो कॉलम से जनरेट कराना है। मैंने यहाँ पर 1 दिया तो वो क्या हो रहा है, ABC से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ 0 देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर R7C2, यानी कि 7वीं रो है और दूसरा कॉलम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 लिखा था, मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए रो 7C को ब्रैकेट में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा R7C और 2 ब्रैकेट में आ गया।
और यहाँ पर मैं 2 की जगह 1 लिखता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर R7C2 हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, किसका यूज़ करके, एड्रेस फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ पर देखिए एड्रेस फंक्शन में हम रो और कॉलम को लेकर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि रो और कॉलम को किसी फंक्शन के थ्रू लेकर आएँ तो आप डायरेक्टली रो और कॉलम फंक्शन को दे सकते हैं, जिनको हमने आगे रो और कॉलम फंक्शन को डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है। रो फंक्शन जो है वो क्या करता है कि रो वैल्यू को निकाल कर लिखाता है, कॉलम उस सेल की कॉलम वैल्यू को निकाल कर लेकर आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फंक्शन लगाया एड्रेस, एड्रेस के अंदर मैंने रो लिखा, रो के अंदर B9 दिया, यानी B9 में जो रो वैल्यू है वो आ जाएगी और कॉलम V9 में कॉलम की वैल्यू वो आ जाएगी, और 101 मैंने आपको बता ही दिया है किस लिए लिया गया है, तरीका किस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन का जो यूज़ करते हैं वो रेंज को गिनने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी आपने अपने पूरे के पूरे शीट के अंदर कितने एरिया या कितना एरे बना रखा है, एरिया एरे, एरिया यानी एरे, तो कितना एरिया आपने बना रखा है वो आप यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे देखिए आपने यहाँ पर दिया एरियाज़, एरियाज़ के बाद 19 to 21 मैंने दे दिया, ये एक एरिया है, इसलिए रेफरेंस वैल्यू कितनी आई, 1 आई, जो रेफर वैल्यू की उसने कितनी की है, 1 वे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 एरिया यानी कि पुराना वाला एरिया भी और नया वाला एरिया भी मैंने कैलकुलेट किया। पहला एरिया जो था वो A24 से 26 तक है और दूसरा A19 से 21 तक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि 2 ब्रैकेट आपको ओपन करने पड़ेंगे, एक ब्रैकेट एक एरिया को रिफाइन करने के लिए और दूसरा ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा एरिया फंक्शन के लिए। ठीक है, जब हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पर 2 पास कर देता है। अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक और एरिया मैं इंडिकेट करने के लिए बैकग्राउंड दे रहा हूँ, देना ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर फंक्शन लगा देता हूँ एरिया का इक्वल्स टू AREAS एरियाज़, ब्रैकेट लगाया, मैंने एक एरिया रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, दूसरी रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, मैंने तीसरी रेंज को सिलेक्ट किया। अब देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया है, एंटर किया, वो एंटर ब्रैकेट मांग रहा है हमसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने और भी कोई गलती कर रखी है क्या, देखिए मैं इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो 3 एरिया मिल गए हमें। तो देखिए कि इस तरह से हम रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी रेंज हमारे पूरे फंक्शंस में हम अप्लाई कर रहे हैं और कितने फंक्शन में है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड जो है वो है चूज़ फंक्शन है। देखिएगा जब हमको क्या करना होता है, चूज़ करना होता है किसी चीज़ को, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया विद्यार्थियों का एग्ज़ाम सेंटर, मैंने बता दिया कि टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है इन सेंटर को मैंने बनाया गया है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, नोएडा, गाज़ियाबाद में होना है। अब मैंने कुछ बच्चों के नाम लिए हैं जिन बच्चों को सेंटर अलॉट करना है। ठीक है ना, क्या करना है, सेंटर अलॉट करना है। तो सेंटर अलॉट करने के लिए मैंने यहाँ पर चूज़ फंक्शन दे दिया। चूज़ फंक्शन में देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला होता है इंडेक्स, जो कि B33 को दे दिया, इंडेक्स दे दिया। ठीक है, इंडेक्स वो वैल्यू है जिस वैल्यू के थ्रू हमें चॉइस लानी है। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6। अब यहाँ पर देखिए पहले वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है। एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर आपको जो वैल्यू देनी है वो एक एक करके देनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फंक्शन लगाते हो, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ ताकि यहाँ पर आपका डाउट जो है वो चला जाए। तो मैंने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने ये एरर डाउनलोड करके एंटर कर दिया, लेकिन कुछ अब मैं यहाँ पर 1 देता हूँ, देखिए झांसी आ गया कि BE33 से 39 तक दे रहा है, लेकिन मैंने इसी को ही फंक्शन को मैंने ड्रैग कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर 2 दे दिया, 2 पर नहीं आया, 1 पे तो आ गया झांसी लेकिन 2 पर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर देखा तो E34 ये नीचे चाह रहा है, इस वैल्यू को हमें फिक्स्ड रखना है। ये सीरीज़ क्या हो रही है, सीरीज़ हमेशा ड्रैग पर क्या होता है, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पर इंक्रीज या डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हमें इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना है तब हम इन फंक्शंस को, इन वैल्यू को एब्सोल्यूट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ताकि हमें वो वैल्यू बार बार परिवर्तित ना हो। ठीक है, कॉमा लगाया, सेकंड सेल कॉमा लगाया, थर्ड सेल कॉमा लगाया, फोर्थ सेल कॉमा, फिफ्थ कॉमा, सिक्स्थ कॉमा और 7। अब इन वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें F4 दबाना पड़ेगा। F4 दबाते जाइए, सेलेक्ट कीजिए और F4 दबाइए। F4 दबाने से क्या होगा, ये अपनी सेल को वैल्यू को चेंज कर लेगा। अब मैं यहाँ पर इन वैल्यू को खींचूंगा
तो देखिए जितने में सेल देता जाऊंगा वहाँ पर ये वैल्यू यूज़ होती जाएगी। देखिएगा मैंने यहाँ पर देखिए 3 दे दिया, 3 आ गया, मैंने यहाँ 7 दे दिया, 7 आ गया। तो ये वैल्यू आ सकती है। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि वैल्यू रेंडमली आए तो आपको इक्वल्स टू लिखना है, रेंडम बिटवीन फंक्शन का यूज़ करना है, रेंड बिटवीन का फंक्शन का यूज़ करना है। रेंड बिटवीन फंक्शन टैब दबाया, टैब दबाने के बाद वो कहता है बॉटम और टॉप। बॉटम और टॉप मतलब क्या, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू। बॉटम मतलब क्या, तो सबसे छोटी वैल्यू। मैंने कहा 1 से 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 तक लेनी है, मैंने 7 ले ली क्योंकि 7 ही सेंटर हैं। अब यहाँ पर इसको ड्रैग कर दीजिए, इस पूरे को हम क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। ये हो गए। अब देखिए ऑटोमेटिकली उसने सेंटर जनरेट कर दिए 6 4 7। अब देखो अगर आपको पसंद नहीं आते, आप डिलीट बटन दबाकर आप कर्सर को कहीं और रख लीजिए, डिलीट हो जाएगा, नहीं तो आप डिलीट बटन दबाकर आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग। रेंडम फंक्शन जो होता है वो वैल्यू को रेंडमली देता है, रेंडम बिटवीन होता है। रेंडमली क्या करता है, वो 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके कहाँ तक, या फिर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू को अगर आपको देना है तो उसके लिए रेंड बिटवीन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने रेंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ किया है उसका यूज़ मैंने यहाँ पर किया है। और याद रखिएगा रेंड बिटवीन फंक्शन अगर आपके किसी भी सेल के अंदर आपने अप्लाई किया है, आप किसी भी सेल पर सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन दबाएंगे तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर उसको रेंडमली देगा, ठीक है ना, रेंडमली चूज़ करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 20,000 या 50,000 बच्चों की लिस्ट है और आप रेंडमली सेंटर अलॉट करना चाहते हैं, आप रेंडमली सेंटर अलॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। रेंडमली सेंटर अलॉट होने के बाद आप यहाँ पर डिलीट बटन दबाकर आप देख सकते हो कि कौन सा सेंटर आपको लगता है उचित, जो लगता है आप उसमें से वो कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है एक ही सेंटर के एक ही चॉइस, जैसे यहाँ पर देखो झांसी 2 बार आ गया, तो एक ही चॉइस 2 बार 3 बार 5 बार आ जाती है, या अलॉटमेंट से ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास झांसी में सिर्फ 2 ही सीटें और हम 5 सीटें दिख रही हैं, तो आप टैब दबाकर उससे हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा चूज़ फंक्शन था। चूज़ फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन जो आता है हमारा रोज एंड कॉलम्स आता है, या रो और रोज आता है। 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, पहला रो और दूसरे पहले रोज मिलेगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रो फंक्शन जो होता है किसी भी सेल की रो वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। मैं अब ऊपर बता चुका हूँ, अगर आप रो फंक्शन लेते हो रो C45, तो C45 में यहाँ पर देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे C क्या है हमारा, C क्या है, कॉलम है, और 45 क्या है, रो। तो 45 को अलग कर देगा यहाँ पर। और रोज में क्या होता है, देखिएगा रोज में क्या होता है, एक पूरी एरे के अंदर, समझिएगा एक एरे के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या देते हैं, यहाँ पर एक सेल देते थे, लेकिन रोज फंक्शन में हम एक सेल नहीं देंगे, हम एक पूरी सेल का एरिया देंगे। जैसे C43 व E48 के बीच में हमने यहाँ पे जो जगह, ये जो एरिया हमने डिसाइड किया हुआ है, इसमें रो निकालनी है। कितनी रोज हैं, तो यहाँ पर रो देखो 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, उसे 6 रोज पास कर दी। अगर हम यहाँ पर 6 नहीं लेते, अगर हम यहाँ 6 नहीं लेते, हम देखिएगा हम यहाँ पर कम कर देते हैं, हमने ये 2 ही लिया और पास कर दिया, देखो यहाँ पर 2 आ गया। तो किसी एरे के अंदर नंबर्स ऑफ रोज निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रोज फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रो फाइंड आउट करनी है किसी एड्रेस से, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ रो फंक्शन आप दे सकते हो। सेम प्रोसीजर हमारा कॉलम का भी है। कॉलम में भी आप यही काम कर सकते हैं कि कॉलम की, यहाँ रो की संख्या होती है, यहाँ कॉलम की। अगर कॉलम देते हो C45, तो यहाँ पर C दिया हुआ है, C 3 के लिए यूज़ होता है। और ये पूरी रेंज के अंदर अगर आपने दिया है तो रेंज के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हमने कितनी रो सेलेक्ट की है। अब देखिए यहाँ पर मैं और बढ़ा देता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम लिए थे, मैं यहाँ पर ढेर सारे कॉलम ले लेता हूँ, जो कि कितने हो जाएंगे, गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये रिटर्न करेगा कितना, 9। देखिए 9 रिटर्न कर दिया इसने। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम कॉलम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन जो काम है वो हाइपरलिंकिंग है। हाइपरलिंक फंक्शन का यूज़ जो किया जाता है वो हाइपरलिंकिंग के लिए किया जाता है। हाइपरलिंकिंग 2 तरह की होती है, एक होती है आपका किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप लिंक कर सकते हैं, इसे इंटरनल हाइपरलिंक बोलते हैं, विदाउट इंटरनेट होगा। और दूसरी होती है विद इंटरनेट होता है, जिसको आप एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग बोल सकते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर फंक्शन लगाया जो कि था हाइपरलिंकिंग।
हाइपरलिंक फंक्शन में मैंने क्या किया, पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो लिंक है, लिंक का लोकेशन है, और दूसरा फ्रेंडली नेम, यानी फ्रेंडली नेम जिस नाम को आपको दर्शाना है वो नाम आपको देना है। तो मैंने एक सेल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर, मैं अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाऊं तो कंप्यूटर के अंदर से जो देखिए ई ऑल इन वन के अंदर, वॉल के अंदर, न्यू वॉलपेपर के अंदर एक फाइल है जिसका लिंक हमें देना है। मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा, मैं आता हूँ ई ड्राइव पर, ई ड्राइव के अंदर ऑल इन वन के अंदर, वॉल्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और वॉल्स के अंदर देखेंगे अगर हम, तो कौन सा वॉल दिया हुआ है, नेचर वॉलपेपर्स दिया हुआ है। मैं नेचर वॉलपेपर्स के अंदर आता हूँ और ये वाली फाइल हमारी क्या है, इसमें लिंक्ड है। देखिएगा 01SC087 01SC087.jpg उसका फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन नेम अगर आपको नहीं पता होता है तो राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर JPEG लिखा हुआ है और ब्रैकेट में JPG एक्सटेंशन लिखा हुआ है। एक्सटेंशन नेम क्या लिखा हुआ है, JPG लिखा हुआ है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर एड्रेस कॉपी करना है तो आप ऊपर सेल पर जाकर यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, तो एड्रेस हमारा कॉपी हो जाएगा और वहाँ जाकर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम यहाँ से एड्रेस लेकर आए और एड्रेस हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ देख, जब हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी वही फाइल ओपन होगी। इस लिंक को जब हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारी क्या होगी, वही फाइल ओपन होगी। कोई कंट्रोल का बटन नहीं दबाना है, कोई शिफ्ट का नहीं दबाना है, कोई ऑल्ट का बटन नहीं दबाना है, आपको डायरेक्टली क्लिक करना है और ये डायरेक्टली हमारे पास क्या हो गई, अटैच हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक फंक्शन का यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरनल और एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर की किसी भी फाइल को लिंक करा सकते हैं और साथ ही साथ हम एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग का मतलब हो गया कि बाहर से हाइपरलिंकिंग हम दे सकते हैं, बाहर से हाइपरलिंकिंग दे सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा छोटा सा फंक्शन जिसके थ्रू हमने क्या किया, जिसके थ्रू हमने हाइपरलिंकिंग को यहाँ पर सेट किया। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा इंडेक्स फंक्शन है। इंडेक्स फंक्शन है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, इंडेक्स फंक्शन में किसी भी एरे के अंदर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, किसी भी एरे के अंदर, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। देखिए आपको बिल्कुल ईजिली आसानी से दिख रहा होगा, ठीक है ना। इंडेक्स फंक्शन, अब देखिए इंडेक्स फंक्शन में क्या होता है कि अगर आप कोई फंक्शन, ये हमारा कोई एरे बना हुआ है, इस एरे में से आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना चाहते हो, ठीक है, शो अप करना चाहते हो, तो इंडेक्स फंक्शन का आप यूज़ करते हो, जिसमें पहला आर्गुमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, एरे के लिए होता है, और दूसरा फंक्शन जो होता है वो रो और कॉलम के लिए होता है। और गाइस इसको रेफरेंस से भी हम निकाल सकते हैं। इंडेक्स में जो पहला आर्गुमेंट होता है वो रेफरेंस के लिए भी होता है, और रेफरेंस का मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्यों, उसके लिए देखिएगा, अभी हमने रेफरेंस फंक्शन को सीखा, यानी कि अभी हमने जो फंक्शन इनडायरेक्ट फंक्शन नहीं सीखा। इनडायरेक्ट फंक्शन का काम होता है रेफरेंस जनरेट करना, तो किसी रेफरेंस के थ्रू भी आप दे सकते हो और डायरेक्टली भी दे सकते हो। तो अभी हम ये पहला वाला जो सिंटेक्स है जिसमें एरे, रो नम्स और कॉलम नम, इसके थ्रू बता रहे हैं हम आपको। तो पर्टिकुलर एरे के अंदर रो और कॉलम, यानी दूसरी रो और दूसरे कॉलम में क्या है वो हमें यहाँ पर लेकर आना है, तो वो इंडेक्स के थ्रू ला सकते हैं। तो देखिए इस पूरे एरे के अंदर, ठीक है, पहला देखिए ये पहला रो हो गया, मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये कॉलम पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग रो और कॉलम प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रमेश ले लिया, अगर मैं यहाँ 2 और 2 की बात ना करूँ, मैं 3 और 3 की बात करता हूँ, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप नंबर वैल्यू ले रहे हो कि कैरेक्टर वैल्यू ले रहे हो या क्या ले रहे हो। देखो 66 पास कर दिया, यानी कि किसी एरे के अंदर से कोई जब वैल्यू को हमें निकालना होता है तब हम इंडेक्स फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। इंडेक्स फंक्शन का हम यूज़ तब हम करते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है फंक्शन वो है हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन। ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ क्या होता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉय की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सैलरी है, जिसमें रमेश है, महेश है, आकाश है, इन 3 लोगों की सैलरी दी हुई है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी सेल रेफरेंस के थ्रू इनडायरेक्टली
मैं इनका प्रयोग नहीं करूँगा किसी सेल में, इसका एड्रेस देकर काम करूँगा, ठीक है ना। मैं इस पूरे एरे का प्रयोग नहीं करूँगा, इस पूरे सीट का मैं प्रयोग नहीं करूँगा, मैं प्रयोग करूँगा किसका, मैं इस सेल का यूज़ करूँगा और इस सेल के अंदर जो वैल्यू होगी वो आएगी। अब जैसे देखिएगा मैंने इनडायरेक्ट 97 लिखा, C97। अब C97 क्या है, ये वाली सेल है। अब इस वाली सेल पर मैं जो एड्रेस दूंगा, मैंने B84 दिया। अब देखिए B84 में 15,500 था, यहाँ आ गया। अब मैं B85 दूंगा और B85 के अंदर अगर देखेंगे आप 17,500 है, वो यहाँ पर आ गया। अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे को सिलेक्ट करके मैं इस पूरे का नाम, जैसे बोलते हैं नेम मैनेजर, मैं रमेश डिक्लेयर कर दूँ और एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर रमेश, ये पूरा जो है रमेश हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं करना है तो फॉर्मूले पे जाकर नेम मैनेजर पे जाकर देखिए रमेश ऐड हो गया, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ज़्यादा लंबा प्रोसीजर यूज़ करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैंने महेश कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर टाइप कर दिया क्या, आकाश। जब मैंने ये टाइप किया, सॉरी ये आकाश जो है वो गलत हो गया, थोड़ा सा नीचे से एक सेल नहीं आ पाई है। नेम मैनेजर पे जाकर मैं आकाश को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। देन फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं पूरा, और उसके बाद आता हूँ मैं किस में, यहाँ पर AKASH आकाश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने टाइप किया क्या, मैं रमेश टाइप करता हूँ, तो रमेश की वैल्यू यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हैश वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि रमेश अभी यहाँ पर निकल कर नहीं आया। इसको मैंने यहाँ C97 है, ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट दे सकते हैं, रमेश इक्वल्स टू में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हैश वैल्यू देने लगा। अब देखिएगा यहाँ फंक्शन जो काम कर रहा है वो इनडायरेक्ट फंक्शन काम तो कर रहा है, लेकिन रमेश की वैल्यू, रमेश का अस्तित्व क्या है, रमेश का मतलब है 15,000 प्लस 500 प्लस 17,500, ये यूनिट है। तो रमेश अगर हमें पूरा चाहिए तो डायरेक्ट सम, और उसके बाद हमें रमेश को लिखना होगा। तो रमेश आ गया, लेकिन जब रमेश आ गया तो रमेश की वैल्यू नहीं आई, क्यों, क्योंकि रमेश एक रेफरेंस नहीं है, रमेश एक वेरिएबल है जिसको हमने बनाया, ठीक है ना। हमें रेफरेंस देना है, हम यहाँ पर रेफरेंस पर ही काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने ले लिया C88, मैं यहाँ पर C88 लूँगा, देन वो वैल्यू को हमें फाइंड आउट करके देगा, वो वैल्यू को फाइंड आउट हमें करके देगा यहाँ पर जो एक वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक चीज़ और मैं आपको इंडिकेट करा के बता देता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ C88 लेता हूँ और कोलन लगाता हूँ C88 से लेकर, देखिए ये हमारी C88 से लेकर C93 तक अगर मैं देखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर देता हूँ तो ये कुछ नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये अभी कोई भी एड्रेसिंग नहीं है। अब एड्रेसिंग देने के बाद वो खुद फेल हो जाता है, क्योंकि एड्रेसिंग सिंपली रिकॉल नहीं होती, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सा फंडा यूज़ करना है कि जब भी हम, याद रखिए, इनडायरेक्ट फंक्शन लेंगे तो हम उस टेबल का यूज़ ना कर कर, यानी उस टेबल को कानो कान भनक ना हो और हम उसका डेटा उठाकर उसमें काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा सिंगल रो पर ही काम करिएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर D81, तो देखिए D81 की वैल्यू अगर देखेंगे ये सेल के बाहर आ गई है, ये कुछ नहीं है, इसलिए उसने उसको हटा दिया। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ D83 या D84 दे देता हूँ और वैल्यू को देखता हूँ तो D84 13,000 वैल्यू आ जाती है। तो गाइज ये था हमारा क्या, ये था हमारा फंक्शन, इनडायरेक्ट फंक्शन, जिसका हमने आपको सीखा। तो आज हमने कौन कौन से, हमने एड्रेस फंक्शन सीखा, आज हमने एरियाज फंक्शन सीखा, आज हमने चूज फंक्शन सीखा, आज हमने रो और कॉलम फंक्शन सीखा, या सॉरी रो और रोज फंक्शन सीखा, और रो और कॉलम और कॉलम्स फंक्शन सीखा, हाइपरलिंकिंग सीखा, एंड देन लास्ट इंडेक्स फंक्शन को हमने यहाँ पर सीखा है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था। आज हमने लुक अप एंड रेफरेंस के फंक्शंस को सीखे हैं, और कल एक इसी तरह से धमाकेदार वीडियो इसके एडवांस फंक्शन जिसमें बी लुकअप एच लुकअप भी आ जाता है, और आपका गेट जो हमारा प्रोबेट डेटा है उसका भी फंक्शन आ जाता है, आपका लुकअप फंक्शन भी आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, आरटीडी फंक्शन, ऐसे कुछ फंक्शंस मिलेंगे जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस कुछ फंक्शन मिलते जुलते, एच लुकअप वी लुकअप एक फंक्शन मिलता जुलता है,
जिसका हम सिंगल वीडियो बनाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हाँ, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ, बताता हूँ कि आगे जो फंक्शन आने वाले हैं गाइज, वो आपने बिल्कुल नहीं सीखे होंगे, और ऐसे फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा और ऐसी टेक्निक भी बताऊंगा जो आगे कोई नहीं बता सकता आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो बिल्कुल नीचे जाइए, लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड देखिएगा, आपको नीचे देखने को मिलेगा एक लाल वाला बटन, उसको दबाइए। दबाने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे जो भी वीडियोस आते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं और आप उसको तुरंत के तुरंत देखकर आप उसका एक्सपेरिमेंट या उसका प्रैक्टिकल कर सको। टेक्निकल मंत्रा में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।